नमस्कार, मैं हूं गौरव शुक्ला। आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। ऑर्थराइटिस की बीमारी बढ़ती उम्र में ज्यादातर लोगों को परेशान करती है, जिसमें से कुछ लोग तो चलने फिरने के मोहताज हो जाते हैं। ऐसे में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उनके लिए वरदान की तरह है और इसके बाद मरीज सामान्य जिंदगी में लौट आता है। आरोग्य में आज हम ऑर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पर ही बात करने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में रोज नई नई खोजें जारी हैं। जो बीमारी किसी जमाने में जानलेवा या लाइलाज कही जाती थी, आज उनका इलाज बड़ी ही आसानी से किया जा रहा है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के सहारे मरीज तकलीफ से निजात पा सकता है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द। जोड़ों को घिसने से होने वाली बीमारी को आर्थराइटिस कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारी जोड़ों में, खासकर घुटने में देखने को मिलती है, पर ये किसी भी जोड़ में हो सकती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज को सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। पालथी मारकर या क्रॉस लेग बैठने में भी मरीज को दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि मरीज जमीन पर ठीक से बैठ भी नहीं पाता। आगे चलकर मरीज को चलने फिरने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन अब इस बीमारी का इलाज ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के जरिए संभव है। ज्वाइंट सर्जरी का प्रयोग मुख्यतः नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट वो प्रक्रिया है जिसमें खराब जोड़ों को नकली जोड़ों से बदल दिया जाता है और जोड़ों के आकार को ऐसे बनाया जाता है कि उन्हें मोड़ने में कोई परेशानी ना हो। इससे पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है, साथ ही जोड़ों की विकृति भी ठीक की जा सकती है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद 2 से 3 दिनों में ही पेशेंट घर जा सकता है और 3 से 4 हफ्तों में पेशेंट पूरी तरह फिट हो जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए अधिकतम उम्र लगभग 60 से 80 साल की होती है, लेकिन अभी तक ये सर्जरी सभी उम्र के लोगों के लिए कारगर साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी24 घंटे, छत्तीसगढ़। तो ऑर्थराइटिस की बीमारी के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट एक कारगर उपाय है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल रायपुर से जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से एक ऑर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन्हें क्या परेशानियां आती हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट की बातें। सबसे पहले शुरुआत कर दें, आखिर ऑर्थराइटिस है क्या और इसकी प्रमुख वजहें क्यों हैं? देखिए, आर्थराइटिस एक ब्रॉड टर्म होता है जो कठिया सामान्य भाषा में लोग बलचल की भाषा में कहते हैं। बेसिकली आर्थराइटिस जो होता है, एक कुछ ब्रॉड टर्म में बात करूं तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक उम्र से रिलेटेड बीमारी है, उम्र से संबंधित बीमारी है। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उनके ज्वाइंट के कुछ कोशिकाओं के लिए डैमेजिंग हो जाते हैं और ये शरीर के तत्वों के डैमेज होने के कारण के शरीर के सारे जोड़ खराब होने लगते हैं। और तीसरा उसमें होता है गाउट, जो कि एक यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है। और एक चौथा प्रकार होता है स्पाइंडालो आर्थोपैथीज बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रकार की आर्थराइटिस शामिल है, जैसे कि रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, क्रॉन्स डिसीज, ये पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिसीज के कारण भी आर्थराइटिस होती है। कई मरीज को स्किन की बीमारी होती है जिसे सोरियासिस कहा जाता है, उसके कारण भी कुछ लोगों में सामान्यतः लगभग 0.5% मरीजों में जोड़ों का प्रॉब्लम होता है। उससे इस प्रकार से एक ब्रॉड टर्म में 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा 2 भागों में मैं मुख्यतः डिवाइड करना चाहूंगा, प्राइमरी आर्थराइटिस और सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी जो कि उम्र के संबंधित होती है, सेकेंडरी मतलब अगर उसको मरीज को कुछ चोट लगी है जोड़ों में या कुछ ऐसी बीमारियां जिनका मैंने वर्णन किया है, उसके कारण जो आर्थराइटिस होती है उसे सेकेंडरी आर्थराइटिस कहा जाता है। जी हाँ, तो ये प्रमुख जो है ये टाइप हैं या इस तरीके के ऑर्थराइटिस होते हैं। लेकिन इसमें अहम बात आता है, कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, जो पेरेंट्स के साथ धीरे धीरे अगली पीढ़ी को भी आ जाते हैं। क्या ऑर्थराइटिस के संबंध में भी इस तरीके का कुछ है? हाँ, देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में संबंध में तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक उम्र से संबंधित बीमारी है। हाँ, कुछ हद तक शरीर में अगर वो बोन मिनरल डेंसिटी जो हेरिडिटी से कुछ हद तक जुड़ी रहती है, किसी अगर व्यक्ति की बोन मिनरल डेंसिटी कम है, शरीर में भुरभुरापन ऐसे मरीज में जल्दी आ जाता है आनुवंशिक रूप से। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, फिर भी ये कहा जाता है एचएलए लिंक्ड है। शरीर में एक एचएलए टाइप का एक जीनोटाइप होता है, उसके अगर किसी पेरेंट्स को है तो संभावना रहती है उनके बच्चों को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हो।
जी, अब यहाँ पर डॉक्टर साहब आपके पास कुछ मॉडल भी हैं, उसके माध्यम से हम समझना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक भी इसे देख रहे हैं और वो भी इसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऑर्थराइटिस इस बीमारी के बारे में तो जान गए, परेशानी क्यों आती है, किस तरीके से होती है? मैं अगर अर्थराइटिस की बात करूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बोन का या जो उसमें जो लेयर होती है उसका डिजनरेशन जो टिश्यू का होता है वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में वो डैमेज होने लगती है बनिस्बत जिस मात्रा में बन रही है। जैसे में एक मॉडल का अगर आप फोकस करें तो ये एक सामान्य नहीं है, ये चिकनाहट है जोड़ों में, इसमें जो अंदर एक पदार्थ होता है जिन्हें कि साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो सामान्य मात्रा में रहता है, लेकिन धीरे धीरे अर्थराइटिस के स्टेज में आप देखेंगे इस जॉइंट को थोड़ा कुछ खुरदरापन आना चालू हो गया है, उसके बाद की स्थिति में देखेंगे तो खुरदरापन ज्यादा बढ़ते जाता है, ये मॉडरेट स्थिति में ऐसा हो जाता है, जोड़ों में नई नई हड्डियां बनने लगती हैं और लास्ट के स्टेज में जो होता है कि ये हड्डियां काफी घिस जाती हैं, उसकी जो एक लेयर है साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो पूरी डैमेज हो गई है, सारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनके ऊपर एक पटेला की कवरिंग होती है जो ये पटेला बोन होती है ये भी डैमेज हो जाती है। इस प्रकार के तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, लैटरल कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट और एक एंटीरियर कंपार्टमेंट जो कि पटेला या कटोरी की जो हड्डी है और फीमर बोन के बीच का कंपार्टमेंट है। तो टर्शियरी स्टेज में सारे जो कंपार्टमेंट है वो डैमेज हो जाते हैं और मरीज को चलने फिरने में, पालती मोड़ने में, उकड़ू बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में काफी परेशानी हो जाती है। साथ साथ साइनोवियल मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसके कारण अधिक मात्रा में पानी निकलने लगता है और जोड़ों में अक्सर देखे होंगे आप, जो नानी दादी आपकी आती होंगी जोड़ सूज के बेटे, तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम चलती रहती है और मरीज को चलने में काफी असमर्थता महसूस होती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी बीच हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि आप हमें, हमारी फोन लाइन खुली हुई है और इस फोन लाइन पर आप हमें फोन भी कर सकते हैं और अपने जो भी आपकी परेशानी होंगी उसे आप डॉक्टर साहब से इसी वक्त इस बुलेटिन में ही इस खास पेशकश में आप पता कर सकते हैं। और हमारे साथ पंजाब से कॉलर जुड़ गए हैं राकेश जी। राकेश नारायण जी, बोलिए आप क्या? एक्चुअली में सर डॉक्टर मेरी एज 44 ईयर है जी और ज्वाइंट जो है ना वो खड़कने लगे हैं, मतलब आवाज आने लग गई जब होल्ड करते हैं गोडों को। जी जी। तो आज से 2 साल पहले जो हमने ना एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहे थे, हाँ जी, उसमें आधा घंटा 1 घंटा मतलब वज्रासन में बैठते थे जी, उसके कारण उसके बाद ही ये मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो गई है ज्यादा। जी जी। तो अब जब उठते बैठते तब गोडे से आवाज आती है, जो बीच वाला ज्वाइंट है जी, काफी ज्यादा खड़खड़ होने लगी। देखिए अर्थराइटिस का आपको जैसे एज आपकी 46 है, ये काफी अर्ली एज होता है, खासकर पुरुषों में, महिलाओं में थोड़ा अर्ली स्थिति में अर्ली एज में होता है, लेकिन पुरुषों के हिसाब से 46 काफी अर्ली एज है। तो मैं आपको सलाह दूंगा सबसे पहले आप कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा लें, जैसे कि RA फैक्टर, यूरिक एसिड की जांच है और एक कुछ एक्सरसाइज में आप घुटना पालती और घुटना मुड़ना बिल्कुल ना करें। आप साइकिलिंग आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत लंबा पैदल चलना भी आप ना करें और एक्सरे और कुछ जरूरी जांच कराने के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि आपको किस प्रकार की अर्थराइटिस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अर्थराइटिस कई प्रकार की होती है और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो अच्छा ये होगा कि आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे आप सलाह लेके उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराने के बाद ही आप आगे ट्रीटमेंट लें, लेकिन जब तक आपको पालती मोड़ना और घुटना मोड़ना बिल्कुल आपको अलाउ नहीं है और आप साइकिलिंग करें, वो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर सबसे अहम ये भी है कि जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो कहीं इलाज से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। जी बिल्कुल। अर्ली स्टेज में अगर आप देखें तो प्रिकॉशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी घुटने के जोड़ घिसते हैं या कूल्हे के जोड़ घिसते हैं तो ऐसी स्थिति में कई लोग बहुत एक्सेसिव वॉकिंग करते हैं। अगर खासकर इसमें एक फैक्टर और होता है एक्सेसिव वेट, अगर जो पेशेंट ओबीज है जिनका वेट ज्यादा है, ऐसे मरीजों में जोड़ घिसने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा मरीज अगर उसके जोड़ ऑलरेडी डैमेज हो रहे हैं और वो उस जोड़ों को और ज्यादा प्रेशर दे तो उस जोड़ को ज्यादा घिसने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप बहुत ज्यादा वॉक ना करें, रूटीन जो घर के डे टू डे एक्टिविटी है वो करें और साइकिलिंग आपका बेस्ट एक्सरसाइज है। रादर देन आप ट्रेडमिल चलें या फिर वॉक, बहुत लंबा वॉक करें, साइकिलिंग करें, चाहे स्टैटिक बाइसिकल हो। जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं और हिना है रायपुर से। जी हिना जी, आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया है। इसमें अहम बात डॉक्टर साहब ये भी है कि आखिर सामान्य तौर पर एक मरीज के लिहाज से अगर पूछा जाए, वो डॉक्टर के पास तभी जाने की जरूरत महसूस करता है जब उसे दर्द असहनीय हो जाए। जी।
आखिर वो कौन से तरीके हो सकते हैं या सिम्टम्स कैसे वो पहचाने कि उन्हें दुख रहा है? तो ये नॉर्मल आर्थराइटिस के भी साइन हो सकते हैं, सिग्नल हो सकते हैं, एक सामान्य जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। इसमें फर्क कैसे करे एक आम आदमी? जी देखिए, अगर सामान्य घुटने का अगर बहुत एक्सेसिव आपने एक्सरसाइज कर लिया और सामान्य पेन हो रहा है तो 2-4 दिनों में वो कुछ साधन से दवाइयां लेने से जा सकता है। लेकिन आपको लंबा समय तक दर्द हो रहा है, घुटनों में सूजन हो रही है आपको या कुछ लालिमा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये होगा आप डॉक्टर की सलाह तुरंत लें, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर इंटरवेन कर लें तो बहुत कम दवाइयों से और कुछ छोटे मोटे उपाय से आपकी ये तकलीफ ठीक हो सकती है। लेकिन आप अगर इसी चीज को लिंगर ऑन करें तो हो सकता है आपका जॉइंट इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि आपको दवाइयां आपको कारगर ना हो आपके केस में। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर फोन लाइन पर हमारे कॉलर प्रवीण बिलासपुर से जुड़ गए हैं। जी प्रवीण जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था कि जैसा अभी आपने क्वेश्चन काफी कुछ बोल ही दिया। मेरी वाइफ के और मेरे पाँव में हल्के हल्के से, एज मेरी 47 है जी, और वाइफ की 42 जी, तो बीच में जैसे सीढ़ी वगैरह ज्यादा चढ़ लो जी, तो बीच में घुटनों में हल्के हल्के पेन होते हैं दोनों साइड के, तो इसके बारे में कुछ ही सलाह दें। देखिए, अगर आपके घुटने के सामने दर्द हो रहा है कि आपके दोनों साइड में दर्द होता है? साइड में होता है जी, साइड में दर्द होता है, ये इसको जॉइंट लाइन टेंडरनेस बोलते हैं हमको, ये एक अर्थराइटिस का एक लक्षण है। तो अगर आपको, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करें और बेसलाइन जो इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही किसी कॉलर को बताया है, तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर करा लें आप, क्योंकि एक यूरिक एसिड मैंने देखा है आम जिंदगी में आजकल की दिनचर्या में कि यूरिक एसिड का बढ़ना भी बहुत कॉमन हो गया है और यूरिक एसिड जो होता है वो जोड़ों में जमा होता है, उस कारण से ये तकलीफ मरीज को बनी होती है। तो आप बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करा लें, क्योंकि आप दोनों की एज ज्यादा नहीं है और ये अर्थराइटिस की, प्राइमरी अर्थराइटिस की एज नहीं है, तो आप बेहतर होगा कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करा के कुछ एक्सरसाइज, नी के घुटने के जो एक्सरसाइज है वो करें, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक आपको आराम हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन इसके लिए अहम भी है कि डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया जाए और उसके बाद करिए। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे, दर्शकों को बता दें यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट कर आते हैं और इस पूरे मसले पर हमारी चर्चा डॉक्टर साहब के साथ जारी, और हमारे फोन लाइन भी खुले हुए हैं, आप हमें फोन कर अपनी परेशानियां हमसे पूछ सकते हैं एक ब्रेक के बाद।